नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल आईएएस विद हरि मोहन। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीता सिंह आपके साथ सेल टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ पिछली कुछ क्लासेस से। आज की क्लासेस में मैं आपके साथ जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और साथ में एक छोटा सा टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे, लाइसोसोम। चलिए बात करते हैं फिर हम अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लेकर के चल रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम है पॉटर और थॉमसन। इन दोनों ही साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग अलग डिस्कवर किया और जो पर्टिकुलर नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दिया था पॉटर ने 1953 में। जानिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते। तो इसके नाम में जो वर्ड आ रहा है एंडो माने इनसाइड, प्लाज्मिक माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और रेटिकुलम जैसा नाम आया है यहाँ पर जाल लाइक। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अंतः जीव द्रव्यी जालिका। जीव द्रव्य के अंदर जो जाली जैसी संरचना फैली होती है उसे हम अंतः जीव द्रव्यी जालिका या अंतः द्रव्यी जालिका कहते हैं। इंग्लिश में हमने इसे बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द नेटवर्क विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, दैट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जाली जैसी संरचना पूरी फैली हुई है वही आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। तो सेकेंड लाइन में हमने बोला द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। चलिए, आपसे हमने बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता था और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या होती थी। हमने आपसे पहले ही बात की थी कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है या बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सच में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसी आउटर मेम्ब्रेन का फर्दर एक्सटेंशन है, और यही आउटर मेम्ब्रेन बाहर से फोल्ड 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 होकर के पूरी साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाती चली जाती है। ये ट्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, राउंड राउंड हो सकती है, या फिर लंबे लंबे बैग्स की फॉर्म में हो सकती है, या फिर छोटी छोटी ऐसी वेसिकल्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। राइट। तो अभी हमने देखा कि यहाँ जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है ये छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर हैं जो एक के ऊपर एक कंटिन्यूअसली अरेंज हैं। और जो नेक्स्ट आप सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस, उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि वहाँ जो ट्यूब्स हैं वो पैरेलल अरेंज होती हैं और यहाँ पर एक कंटिन्यूअस शीट जैसा स्ट्रक्चर जो है, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर जो है वो फैला रहेगा। सबसे बड़ी बात कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, तो हमने कहा बनावट के आधार पर इसके काम भी अलग अलग होते हैं। दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है दोस्तों। एक जो टच करने में दानेदार या रफ होती है, वो रफ इसलिए होती है क्योंकि उसके पास ये जो छोटे 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 स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिनको हम नाम देते हैं राइबोसोम। ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं राइबोसोम। बार बार हम पहले ही बात कर चुके थे कि राइबोसोम एग्जैक्टली प्रोटीन फैक्ट्री होती है और प्रोटीन बनाने का काम करती है। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो छूने में दानेदार होती हैं, इसीलिए उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, या फिर हिंदी में हम इसको बोलते हैं खुरदरी अंतः जीवद्रव्यी जालिका। जिनके पास ये राइबोसोम जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है वो सिंपली कहलाती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी जीवद्रव्यी जालिका। राइट। ये सेकंड नंबर हमारे सामने आप देख रहे हैं कि ये रही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके पास ये दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर है राइबोसोम, वो कौन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ हमने आपको बताया कि आर लुक्स रफ
under a microscope because it has particle called the ribosomes attached on it, right? Ribosomes is directly proportional to protein factory, right? राइबोसोम प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं, तो क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, इसीलिए 100% ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम भी प्रोटीन ही बनाना होगा। तो हमने कहा द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, राइट? तो इसीलिए आरईआर क्या करती है? प्रोटीन बनाती है। एसईआर का मेन काम होता है लिपिड्स, वसा का निर्माण करना। तो हमने कहा एसईआर हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। अब देखिए, प्रोटीन बनाए किसने? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लिपिड्स बनाए किसने? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और हमने जब आपके साथ सेल मेम्ब्रेन डिस्कस की थी, तो हमने वहां पर क्या था कि सेल मेम्ब्रेन कैसी थी? लिपिड की तो बाइलेयर थी और उसमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट थे? प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, राइट? तो ये जो लिपिड्स की बाइलेयर और प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो इस मेम्ब्रेन ने क्या करा? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किन दो चीजों को बना के दिया? लिपिड्स बना के दिए और प्रोटीन बना के दिए। तो यही वो दो मेन कंपोनेंट थे जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते थे, और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन्स की ही बनी होती है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फंक्शन और रोल प्ले करती है, जिसका नाम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इटसेल्फ सेज, मेम्ब्रेन माने मेम्ब्रेन, बायो माने लिविंग, और जेनेसिस माने सिंथेसिस। माने लिविंग मेम्ब्रेन की जो सिंथेसिस, जो नई सिंथेसिस होती है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना पूर्ण योगदान देती हैं प्रोटीन और लिपिड्स को बना करके, जिसमें से प्रोटीन बनाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने और लिपिड्स बनाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा काम है जो एसईआर करती है, और वो भी स्पेशली सिर्फ लीवर की एसईआर करती है। जो लीवर सेल्स की एसईआर है वो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है ड्रग्स माने जो भी केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है उसमें से जो भी विषैली चीजें हैं उनको खत्म करना। तो सही मायने में जब आप उत्सर्जन पढ़ोगे, एक्सक्रीशन पढ़ोगे, तो किडनी और लीवर दोनों ही एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। तो हार्मफुल केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके किडनी के थ्रू बॉडी से डिस्कार्ड कराना, इसमें जो मेन रोल प्ले करा वो हमारी एसईआर करती है। एसईआर इन हार्मफुल केमिकल्स को तोड़ देती हैं, और फिर तोड़ने के बाद में ये बॉडी से इजीली डिस्कार्ड हो जाते हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पड़ता। तो अभी मैंने बताया आपको इनके फंक्शंस, एक बार क्विक रिकैप हम करते हैं यहाँ पर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है। नंबर 1 इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है, उस सरफेस पे छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इनका नाम राइबोसोम होता है, और ये प्रोटीन को बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए आरईआर का मेन फंक्शन बन जाता है प्रोटीन को बनाना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं पाए जाते, प्रोटीन ये नहीं बनाते हैं, लेकिन ये लिपिड्स बना करके हमारी मदद करते हैं, और दोनों ने प्रोटीन और लिपिड बनाई। इसी तरीके से ये मेम्ब्रेन्स नई मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज यहाँ पर आ जाती है कि ये जो प्रोटीन और लिपिड्स बनाते हैं वो अभी इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि उनको फाइनली यूज किया जाए। बिल्कुल एक ऐसी कंपनी की तरह कि जिसमें फर्स्ट लेवल पे कोई भी वर्कर किसी काम को करता है, या फिर मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्टली ले रही हूँ मैं एक्सपोर्ट की कंपनी का, जहां पर किसी ने कपड़ों को सिला, टेलर ने कपड़े को सिल तो दिया, लेकिन वो कपड़े अभी इस फॉर्म में नहीं है कि मार्केट में जाकर के वो सेल आउट हो सके। तो उनको सेल आउट करने से पहले सेकंड लेवल पे उन सारे सिले हुए कपड़ों को एक बार रीचेक किया जाएगा, उनमें जो भी चीजें नहीं हैं उन सारी चीजों को ऐड ऑन किया जाएगा, और इसके बाद उस पर फाइनली टैग लगाया जाएगा, उसकी पैकिंग होगी, और फिर वो मार्केट में डिलीवर किया जाएगा। तो ये जो सारा काम कौन कौन सा? पहली चीज बनाए हुए प्रोडक्ट को चेक करना, इसके बाद उसमें करेक्शंस करना, फिर उसमें जो चीजें नहीं हैं उनको ऐड ऑन कराना, और
फाइनली पैक करके सेल के अंदर या सेल के बाहर डिलीवर करने का जो काम करता है वो एक नया ऑर्गेनेल करता है और उसका नाम है गोल्जी एपरेटस। ये जो गोल्जी एपरेटस था, इस गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले साइंटिस्ट कैमिलियो गैल्ची ने डिस्कवर किया था 1898 में, 1898 में। गोल्जी एपरेटस भी कैसे बन के मिला हुआ है? ये लंबी लंबी ट्यूब्स हैं इसके अंदर, और ये जो लंबी लंबी ट्यूब्स हैं ये देखिए, ये रही, राइट, ठीक है। ये जो लंबी लंबी फेस ट्यूब्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर कुछ पैरेलल माने समान अंतर पर अरेंज हो रखी हैं। यहाँ आपके सामने दो इंपॉर्टेंट सी चीजें आएंगी, सिस और ट्रांसफेज। सिस इसकी जो होती है वो इमैच्योर फेज होती है, राइट, इमैच्योर फेज होती है। और सिस का जो लुक है, सिस की जो साइड है वो न्यूक्लियस की तरफ होती है, और ट्रांस इसकी जो है वो मैच्योर फेज होती है, राइट। ये आपके सामने सिस इमैच्योर फेज होती है, ट्रांस मैच्योर फेज होती है। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। गोल्जी बॉडी ने जिन प्रोटीन्स और लिपिड्स को लिया है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए थे। एंडोप्लाज्मिक से बनाए हुए रेटिकुलम को ये छोटी छोटी वेसिकल्स और पैकेट के फॉर्म में लेते हैं। इसके बाद ये उन सबको अरेंज करने के लिए अपनी जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है इसमें इन्होंने इनको खोला। वहां पर जाके प्रोटीन्स की अनफोल्डिंग हुई, चेक हुआ कि जितने भी एमिनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे सही तरीके से लगे हैं, नहीं लगे हैं। इसके बाद लिपिड्स में और प्रोटीन में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड किया जाता है और स्पेशल फंक्शन का नाम है ग्लाइकोजाइलेशन। ग्लाइकोजाइलेशन, ये देखिए, राइट। ग्लाइको माने ग्लूकोज, जाइलेशन माने ऐड होना। जब प्रोटीन में ग्लूकोज जुड़ गया तो प्रोटीन बन गई ग्लाइकोलिपिड्स। जब प्रोटीन में जब ग्लूकोज जुड़ गया तो वो प्रोटीन बन गई ग्लाइकोप्रोटीन, और जब लिपिड्स में ग्लूकोज जुड़ गया तो वो लिपिड्स बन गई ग्लाइकोलिपिड्स। और ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स हमने देखा था स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, राइट। कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ, उनका ग्लाइकोजाइलेशन हो रखा था, और ग्लाइकोजाइलेशन जो होता है वो गोल्जी एपरेटस के अंदर होता है। तो सिस फेज इमैच्योर प्रोटीन्स और लिपिड्स को लेती है और फर्दर इसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद जब ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ट्रांस फेज वापस से इसको फाइनली प्रोसेस्ड वेसिकल की फॉर्म में बना करके सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करती है। तो चलिए अब एक बार हम इसका क्विक रिकैप लेते हैं। यहाँ पर Golgi apparatus consists of a system of membrane-bound vesicles. These are flattened sac-like structure arranged approximately parallel to each other, and these are specially known as cisterns, right? ठीक है, ये जो ढेर है इनको एक नाम दिया जाता है। आपसे बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन्हें किस नाम से जुनाया जाता है, तो हमने कहा सिस्टर्नी प्लूरल वर्ड है। सिस्टर्न जो सिंगुलर वर्ड था उसको हम प्लूरल क्या कहते हैं? जब बहुत सारी ऐसी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर हो जाती हैं तो दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी। जैसे मास्टरनी होता है ऐसे ही आपने क्या कह दिया? सिस्टर्नी। चलिए याद रखने के लिए हमने बताया था कि अगर दिमाग में कुछ नहीं रहता है तो हम कोई ना कोई ऐसा वर्ड रिलेट कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें पर्टिकुलर और साइंटिफिक वर्ड याद हो जाता है। फिर हमने कहा कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, राइट, आपस में कभी कभी कनेक्ट भी होती हैं। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईयर एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और पूरी तरीके से एक नया नाम आता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हमने कहा नाम क्या दिया मैंने? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जब आपके सामने वर्ड बोला कि मेम्ब्रेन के अंदर
जितना भी जाली जैसा स्ट्रक्चर है और वो भी कैसा मेम्ब्रेन का बना हुआ, वो कौन है? तो उसका फर्स्ट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है गोल्जी एपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस दोनों मिलकर के न्यूक्लियस की बाहर की मेम्ब्रेन को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन तक ला करके छोड़ देते हैं। और जो भी पैकेट्स और वेसिकल्स हैं वो या तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे या फिर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होंगे। इसी वजह से गोल्गी एपरेटस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नाम दिया जाता है और इस नाम को हम कहते हैं that is traffic police of the cell. These Golgi apparatus are further known as traffic police of the cell. चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं इसकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। क्या काम थे गोल्जी एपरेटस के? बिल्कुल अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया, उसी काम को मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में आपके सामने यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो ये हमने बताया कि जो गोल्जी एपरेटस है वो क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रही और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रही। इसने बनाए प्रोटीन और इसने बनाए लिपिड्स। दोनों ने अपने बनाया हुआ सामान पैकेट में पैक किया जिसको आपने वेसिकल का नाम दिया, और ये जो वेसिकल है ये गई किसके पास, गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस की दो फेज थी, एक थी सिस फेज और दूसरी थी ट्रांस फेज। सिस फेज ने न्यूक्लियस की तरफ से राइट क्या लिया, इस वेसिकल को कैच किया और इस वेसिकल को कैच करने के बाद में फिर अपने अंदर ले करके इसको फर्दर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस होने थे वो सारे मॉडिफिकेशंस किए और जब ये फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में बन गया तो फिर से इसको पैकेट की फॉर्म में पैक किया और सेल के बाहर अगर ज़रूरत है तो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट किया और अगर सेल के अंदर ज़रूरत है तो उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया, राइट। तो हमने इसीलिए गोल्जी एपरेटस को एक नया नाम दिया, दैट इज क्या कहा हमने यहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। गोल्जी एपरेटस आर फर्दर कॉल्ड एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, राइट, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पैकेट है वो कुछ इस तरीके से बन के सामने आया कि अपने आप में ही वो अपने सारे काम करने के लिए एलिजिबल हो जाता है और कुछ स्पेशल से काम कर देता है। तो वो अब सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर होने वाला मटेरियल नहीं है या जो किसी दूसरे को बनाने का काम करेगा या किसी दूसरे में एड ऑन होने का काम करेगा, बल्कि इंडिविजुअल एक ऑर्गेनल की तरह काम करने लग जाता है। और ऐसे ही एक पैकेट का उदाहरण हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, वो पैकेट है लाइसोसोम। क्या नाम है उस पैकेट का, लाइसोसोम, राइट बच्चों। जहां तक मेरा ख्याल है आपने लाइसोसोम का नाम सुना होगा। लाइसोसोम को हम कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, बड़ा फेमस सा नाम है, दैट इज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड माने अपने आप को मारना, मतलब कोशिका की आत्मघाती थैली। हिंदी में जब क्वेश्चन आता है तो साइंस की लैंग्वेज भी बिल्कुल डिफरेंट है। साइंस की अपनी एक लैंग्वेज है, वो रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा से बिल्कुल अलग होती है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मघाती थैली है, तो आत्मघाती थैली कौन है, दैट इज लाइसोसोम। दीज आर सिंपली कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम को दो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और नाम दिया। एक ने, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, उनका नाम था क्रिश्चियन डे ड्यूक, जो 1955 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और इसके बाद इसका जो नाम है लाइसोसोम, वो जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है नोविकोव, और इन्होंने दिया था ये नाम 1956 में। तो लाइसोसोम के नाम से जाना गया 1956 में, जिनके साथ, और ये नाम दिया था आपको नोविकोव ने। लाइसोसोम भी ऐसे छोटे छोटे बैग हैं जो गोल्जी एपरेटस से फाइनली प्रोसेस होकर के आए थे, लेकिन ये इस बार किसी दूसरे के लिए बनाने के लिए एज ए सेक्रेटरी मटेरियल की फॉर्म में नहीं जा रहे हैं, बल्कि इंडिविजुअल ऑर्गेनल की तरह काम कर रहे हैं। लाइसोसोम की एक और पहचान है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। ज्यादातर सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन ये कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, राइट। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं
वो एंजाइम्स कुछ स्पेशल वैरायटी के एंजाइम्स हैं जो हर चीज को अपने अंदर आते ही तोड़ देते हैं और सिंपल सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि उन सिंपल कंपोनेंट्स को सेल फर्दर यूज कर सके। तो कुछ भी जो भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आया है उसे ये लाइसोसोम लेते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं और फिर अपने जो एंजाइम्स हैं जिनका नाम था हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, उन एंजाइम्स की मदद से हर एक सामान को जो सेल के अंदर आया है उसको डिग्रेड कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया और सिंपल सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। बहुत अच्छी सी बात है, इससे सेल अपने आप को सेफ रख पाती है और जो भी कुछ पुराने खत्म हुए सेल ऑर्गेनेल्स या फिर जो चीजें सेल को नहीं चाहिए उन सारी चीजों का क्लीनिंग कौन कर देता है? लाइसोसोम उनकी क्लीनिंग कर देता है और उनको यूजफुल सब्सटेंसेस में, सिंपल यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके सेल को वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि बाय चांस अगर सेल के मेटाबॉलिज्म में कुछ गलती हो जाए या फिर इस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन कुछ पुरानी हो जाए, जिसके चलते एक्सीडेंटली ये मेम्ब्रेन क्या हो गई? बस्ट हो गई। जैसे ही ये मेम्ब्रेन बस्ट हो गई, इसके अंदर के ये जो तोड़ू फोड़ू एंजाइम्स हैं जिनको हमने क्या कहा था? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये बिल्कुल एक तरीके से घर में रखी हुई तेजाब की बोतल की तरह है कि जिसको हम तरीके से यूज कर रहे हैं तो बहुत काम की चीज है, लेकिन बाय चांस अगर वो बोतल टूट गई और फैल गई तो उसकी सराउंडिंग में जितनी चीजें आएंगी वो सब नष्ट हो जाएंगी। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर ये मेम्ब्रेन बाई चांस किसी वजह से रप्चर हो गई और ये सारे केमिकल्स इससे बाहर निकल के आ गए तो पूरी पूरी सेल की डेथ हो जाती है। और इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल को जो नाम दिया या हमने नाम के दिया या इसे दूसरे नाम से जाना जाता है वो क्या है? सुसाइड बैग ऑफ सेल। और हिंदी में हमने इसको क्या कहा था? कोशिका की आत्मघाती थैली। तो हम यहाँ पे दोबारा बात कर रहे हैं, कंटेंट को एक बार रीड करके। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स और पैकेट्स filled with digestive enzyme, digestive माने हर किसी को तोड़ने वाले। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। फिर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कौन सा है? तो क्यों? क्योंकि ये हर एक बेकार चीज को अपने अंदर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और यूजफुल सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके सेल को वापस दे देते हैं। तो सारी गंदगी को साफ करने का काम ये करते हैं, इसीलिए ये कौन है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का पार्ट है। Lysosomes are able to do this because of the special kind of enzymes, ठीक है, जो इनके पास थे, and those enzymes are known as hydrolytic enzymes। चलिए ये भी हमने बता दिया। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, किसी भी वजह से when the cell get damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cells. Therefore the lysosomes are simply called as suicide bag of the cell, right? अब इसके बाद और अभी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं जिन्हें हमें नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करना है। एक क्लास में हम इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्लास बहुत लेंदी हो जाती है, तो समझने में और सुनने में इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद अभी जो नेक्स्ट क्लास हमारी आ रही है इसमें हम जो डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। इसके बाद अलग से एक पार्ट लेंगे हम क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिड की फॉर्म में और क्लोरोप्लास्ट बताएंगे। तो कुल मिलाकर के देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारी वीडियोस से, और जितना भी कंटेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं वो 100% आपके एकेडमिक, अगर आपके घर में कोई जानने वाला बच्चा है या आपके घर में कोई नोन है तो एकेडमिक में तो उनके काम आएगा ही आएगा, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब चल रहे हैं। एनसीईआरटी आपको 6 to लेकर के 12 तक पढ़नी ही पढ़नी है, और खास करके उन लोगों के लिए जो अब पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर साइंस उनको बहुत टफ लगती है, तो इजी लैंग्वेज में, सिंपल सी बातचीत की लैंग्वेज में कैसे आपको साइंस समझ आ सकती है, आप इस वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको ये बेनिफिट आसानी से मिल सकता है। चलिए अब हम जो अंतिम पड़ाव है किसी भी वीडियो का वो है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ये सिर्फ एक डेमो है क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट
लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करना होगा, और जहां से आपको हमारे सारे क्वेश्चंस पेपर्स या जितने भी क्वेश्चन पेपर्स अभी तक आए हुए हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। वहां से आप इजीली क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सॉल्व करने के लिए आप मेरी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस को हमारी ज्वाइन करिए। वहाँ पर फेस टू फेस हम आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई है, वीडियो में कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। और अगर आप उसका डिटेल आंसर चाहते हैं तो जस्ट उसके नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर आपको उसके रिलेटेड आंसर मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अगर लिख के आपको रिप्लाई देती हूँ तो आसानी से नहीं समझ में आती हैं, लेकिन अगर मैं बोल के आपको बताती हूँ तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगी। तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आते हैं हम पहले सिंपल से क्वेश्चन पे। आपसे बोला कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज क्या सिंथेसाइज करती है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। तो देखिए हमने यहाँ पे रफ का नाम लिया है। अगर हम सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं तो रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों चीज़ें बनाती है, उसकी SER लिपिड बनाती है, उसकी RER प्रोटीन बनाती है। लेकिन अभी हमने बोला कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिंपली प्रोटीन बनाती है, और ऑप्शन सही हुआ हमारा C। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो मटेरियल था जो RER और SER ने बनाया था, इसको फर्दर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो अभी आपको बताया था ना, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कौन था? गोल्जी एपरेटस। इसके बाद लास्ट हम बात कर रहे हैं कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल कौन है? तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल था लाइसोसोम। हिंदी में ये था कोशिका की आत्मघाती थैली। आइए जुड़िए और बहुत सारे और ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो डिटेल में आपको UPSC पेपर को सॉल्व कराने में आपकी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो डाउनलोड करिए, देर मत करिए, बिल्कुल भी देर मत करिए। डाउनलोड करिए हमारा ऐप IAS विद हरिमोहन, और जल्दी से जल्दी अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं और बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आइए और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए, जहाँ पर आप डायरेक्ट हमसे मिल करके बातचीत करके टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट मिल सके, उसके लिए बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इस वीडियो को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।